देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में आप सभी युवा साथियों का राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद 2022 में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमारे देश के युवाओं में नई ऊर्जा है, नई सोचने की ताकत है, व्यापक समर्थ क्षमता है, नए इनोवेशन करने की क्षमता है और इस देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर अपने नए इनोवेशन के माध्यम से एक व्यापक परिवर्तन पूरे विश्व के भारत के नौजवानों ने किया है। आज जिस विषय पर आप चर्चा करने के लिए यहां बैठे हैं, वो विषय भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए पर्यावरण एक गंभीर संकट है और पर्यावरण को बचाना, प्राकृतिक संसाधनों को बचाना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के विषय पर देश और पूरे विश्व के अंदर व्यापक चर्चा होती है, संवाद होता है। संसदों के विश्वव्यापी प्लेटफॉर्मों पर भी पर्यावरण पर, ग्लोबल वार्मिंग पर व्यापक चर्चा होती है, संवाद होती है और एक नीति बनाने की योजना बनाई जाती है कि किस तरीके से हम संसदों के अंदर एक सकारात्मक चर्चा के माध्यम से अपने अपने देशों के अंदर पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम सुरक्षित रखने की कार्य योजना बना सकते हैं, ताकि पूरे विश्व के अंदर साझे प्रयासों से, सामूहिक प्रयासों से हम एक कार्य योजना बना सकें। साथियों, पूरे विश्व में जिस तरीके से बढ़ती जनसंख्या हो, शहरीकरण हो, औद्योगिकरण हो और सभी विश्व के अंदर औद्योगिकरण के साथ साथ किस तरीके से हम नए रोजगार के अवसर दे सकते हैं, इसके लिए एक निश्चित रूप से व्यापक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हमें उसी दिशा के अंदर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए उसी तेजी से हमें उस दिशा में भी कार्य करने की आवश्यकता है। साथियों, आप सब जानते हैं कि प्राकृतिक स्रोत के कारण मानवीय जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता है और हमने देखा है, समय समय पर इस देश के अंदर देखा है, विश्व में देखा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण एक आर्थिक और सामाजिक व्यापक असर पूरे विश्व में पड़ा है। चाहे हमारी खेती हो, चाहे हमारा पानी हो, चाहे हमारी हवा हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य हो, हमारे आर्थिक संसाधन हो, सामाजिक संसाधन हो, उन सब पर एक व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसलिए इस समय एक बहुत व्यापक आवश्यकता है कि हम ऐसी कार्य योजना बनाएं जिससे कि पर्यावरण से होने वाले नुकसान, जिससे कि पूरी दुनिया का इकोसिस्टम प्रभावित हो रहा है, उसमें किस तरीके से
कार्बन के बढ़ते प्रभाव को रोक सकें, ग्रीन गैसों के बढ़ते प्रभाव को रोक सकें, क्योंकि उसको लेकर आप तापमान से लेकर आप पूरे जिसको हम ऋतु कहते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये एक दुनिया का प्राकृतिक सिस्टम है। लेकिन जब पर्यावरण और का सिस्टम बिगड़ता है तो आपने देखा होगा कई बार सर्दी के अंदर गर्मी, गर्मी के अंदर सर्दी और बिना मौसम के बरसात, उसके कारण सारे के सारे सिस्टम के अंदर सामाजिक, आर्थिक और मानवीय व्यापक प्रभाव पड़ते हैं। और इसलिए हमें ये सामूहिक चर्चा करनी होगी कि किस तरीके से हम इन संसाधनों को व्यापक रूप से प्रयास कर सकें। सरकारों ने और विश्वव्यापी रूप से भी 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट में जो प्रस्तावना लिखी गई थी, उस प्रस्तावना में स्वीकार किया गया था कि दुनिया में जलवायु परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए उन सभी देशों को जो सांस्कृतिक रूप से पृथ्वी को माता के रूप में मान्यता देते हैं, उन सबको एक व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। हम हमारे संस्कृति के अंदर, हमारी समृद्ध संस्कृति, अगर इतिहास आप देखोगे तो हम धरती माँ की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, जल देवता की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं। ये हमारे पुरातत्व रूप से भी देखें तो हमारी जीवन और संस्कृति का हिस्सा रहा है। दुनिया के अंदर कभी पेड़ की पूजा नहीं होती, जल की पूजा नहीं होती, अग्नि की पूजा नहीं होती। हमारे यहां पर ये एक हमारी बहुत पीढ़ियों से पीढ़ियों ने समय जब ये विचार किया होगा कि आने वाली दुनिया के अंदर क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, और इसीलिए उन्हें हमारी संस्कृति आध्यात्मिक से जोड़ने का काम किया। और इसलिए भावनात्मक रूप से हम इस विषय से जुड़े हुए हैं, और इसलिए आज की नौजवान पीढ़ी को इस दिशा पर काम करने की आवश्यकता है कि हम किस तरीके से हमारी ऊर्जावान पीढ़ी को, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, हमारी समृद्ध आध्यात्मिक का हिस्सा रहा है, हम किस तरीके से उसको आज की परिस्थिति में जीवंत करें। और इसीलिए आप सब लोगों की विशेष रूप से जिम्मेदारी है। और ये वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है, और अमृत महोत्सव का वर्ष होने के कारण हमारी और जिम्मेदारी बन जाती है कि किस तरीके से आजादी की लड़ाई हमारे नौजवानों ने लड़ी, देश को आजाद किया। अब हम कुर्बानी और बलिदान का अगर इतिहास पढ़ें, स्मरण करें, तो उम्र 18 साल, 20 साल, 22 साल का नौजवान था। क्या उस पीढ़ी में होगा कि उन्होंने देश के लिए आजादी की लड़ाई दी, अपना बलिदान दिया, कुर्बानियां दी। उस समय लड़ने वालों को यह थोड़ी था कि हमें सत्ता मिलेगी, हम सत्ता के अंदर आएंगे। केवल देश के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति समर्पण, इस निष्ठा भाव से उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। उस समय लड़ने वाले, आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को पता नहीं था कि आजादी मिलेगी ना मिलेगी, क्योंकि दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। लेकिन इस संकल्प के साथ कि अंतिम लड़ाई की जीत हमारी होगी, और उस समय उन्होंने लड़ाई लड़ी। आज समय यही आ गया है कि हम किस तरीके से
ये आजादी की लड़ाई का संकल्प की तरह हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता देश के नौजवानों की है। और इसीलिए इस विषय पर कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चर्चा होती है। मैं समापन के समय आपको कुछ विषय को संकल्प दूंगा। मुझे आशा है कि भारत सरकार ने इसके लिए सबसे अधिकतम प्रयास किए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के अंदर प्राकृतिक संसाधनों पर्यावरण को बचाने के लिए एक पूरे विश्व को नेतृत्व दिया है। आप COP26 में देखें, आप सोलर अलायंस में देखें, किस तरीके से विकसित देशों के अंदर कार्बन उत्सर्जन का हिस्सा है और हमारी आबादी इतनी ज्यादा होने के बाद भी हमारा कार्बन उत्सर्जन का कितना हिस्सा है, उसके बाद भी हमने इसको लक्ष्य बनाकर हमारा विकास भी न रुके और एक सस्टेनेबल रूप से हम पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे सकें। और इसीलिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के अंदर एक नई दिशा दी। ये काम किसी जमाने में विकसित देशों की जिम्मेदारी थी और विकसित देशों ने इसका दायित्व निभाया था, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन भी सबसे ज्यादा उन्होंने किया था, तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती थी। और पेरिस एग्रीमेंट के समय भी उन्होंने ये संकल्प लिया था कि हम विकासशील या अविकसित देशों को आर्थिक रूप से भी मदद करेंगे। लेकिन जब मैंने संसद के IPU के प्लेटफॉर्म पर यह चर्चा की और हमने ये प्रस्ताव लाए, तो सबसे ज्यादा विरोध विकसित देशों ने किया और सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने का काम विकसित देशों ने किया, क्योंकि हम तो शुरू से ही प्राकृतिक रूप से पूजा करना हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। इसलिए आज आवश्यकता इसी बात की है कि पर्यावरण को संरक्षण रखने के लिए दुनिया को एक साझे प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक देश को पर्यावरण संरक्षण करने से, प्राकृतिक संसाधनों से हम दुनिया का पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को ठीक नहीं रख सकते। ये तो पूरी दुनिया को जब तक सबको मिलकर साझा प्रयास करने होंगे तब हम परिणाम लाएंगे। अभी मैं संसद की कुछ कार्रवाई देख रहा था। संसद की कार्रवाई में पक्ष विपक्ष का कोई ऐसा नहीं कि हमें पक्ष विपक्ष करना है। संसद लोकतंत्र एक सकारात्मक दिशा में काम करने की आवश्यकता है। मुझे क्यों लगता है कि प्रतिपक्ष हमेशा विरोध ही करेगा, ये किसी लोकतंत्र के इतिहास और डिक्शनरी में लिखा हुआ नहीं है। हमें हमेशा देश के लोकतंत्र को अगर सशक्त करना है, मजबूत करना है, जवाबदेही बनाना है, तो सहमति भी हो, लेकिन उसके साथ अच्छी संसद वो होती है जो सकारात्मक सुझाव दे, सकारात्मक परिवर्तन की दिशा की चर्चा करें। आपने संसद बनाई है कि केवल हमें विरोध करना है, ये दिशा आपकी ठीक नहीं है। आपकी दिशा होना चाहिए कि किस तरीके से हम प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण को बचाने के लिए ये सरकार के विकल्प हैं। आप में नया इनोवेशन करने की सामर्थ्य है, आपने नए सोच करने की शक्ति है। दुनिया के जितने भी कठिन से कठिन चुनौतियों का समाधान भारत के नौजवानों ने निकाला है। कोविड के समय हमने देखा है किस तरीके से भारत के नौजवान और वैज्ञानिकों ने नई दुनिया को एक दिशा दी है कि भारत का नौजवान का सोच, उसका इनोवेशन, उसका वैज्ञानिक तरीका दुनिया के सबसे बेहतर है। आज दुनिया के कितने भी देश में चले जाओ आप, जितने बड़े विकसित देश हैं, उस विकसित देश के अंदर भी अगर प्रोफेशनल रूप से कोई उस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है तो भारत का नौजवान कर रहा है। हमारी ये ताकत और समर्थ शक्ति है।
मैं जापान गया तो जापान में मैंने देखा कि वहां आईटी के बच्चों की एक कॉलोनी बनी हुई थी। उस देश के अंदर आईटी सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो भारत के नौजवानों का है। मैं जर्मनी में गया, जितने भी विकसित देश, आप अमेरिका में चले जाओ, जितने भी दुनिया के विकसित देश हैं, उस विकसित देशों के अंदर चाहे डॉक्टर हो, चाहे सीए हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, तमाम प्रोफेशनल सेक्टर के अंदर उस देश के विकास के अंदर कई कंट्रीब्यूशन है तो भारत के नौजवानों का है। ये हमारी मानव संसाधन की क्षमता है, ये हमारी बौद्धिक क्षमता है, जिसके कारण आने वाले समय में दुनिया में हम राज करेंगे। आज हमारा इसी दिशा में हमारी चर्चा होनी चाहिए, संवाद होनी चाहिए। आप तैयारी कुछ भी करके आए हो, लेकिन आपकी दिशा इस ओर होनी चाहिए कि हम किस तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित रखें, प्राकृतिक संसाधनों को जो स्वाभाविक रूप से हैं। अब आप चले जाएं कि हमारे यहां तालाब, बावड़ियां कितने स्वच्छ रहते थे। कोरोना के समय जब मानव संसाधन ने इन प्राकृतिक संसाधनों का कम दुरुपयोग किया तो आपने देखा होगा कि दिल्ली के इस बड़े बाजार के अंदर पक्षी यहां आकर आने लगे थे। सारी नदियां, तालाब, बावड़ियां सब साफ होने लगी थी। तो आखिर ये हमने इस हमारी पीढ़ी में देख लिया कि अगर प्राकृतिक संसाधनों को, चाहे प्लास्टिक का उपयोग हो, जिसके आप व्यापक चर्चा करेंगे, समापन पर मुझे कुछ बिंदु देंगे कि हम क्या क्या संकल्प लेकर यहां से जाएंगे और क्या क्या संकल्प के आधार पर जो हमारी युवा संसद है, इस युवा संसद ने एक नया इनोवेशन किया, नया सोच दिया, नया विचार दिया है इस देश और दुनिया को कि भारत के नौजवान किस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए हम पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया के अंदर भारत का नौजवान नेतृत्व करें। यही हमारी दिशा होनी चाहिए। मुझे आशा है कि हम सब मिलकर इस पर व्यापक चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और किस दिशा की ओर हमारी संसद जाए, सकारात्मक दिशा की ओर जाए। सकारात्मक हमारे सुझाव हों। किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें हर संसद सदस्य को कहा है कि वो अपने अपने इलाके के अंदर 75 तालाब बनाएं। किस तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं। कितने संत महात्मा आध्यात्मिक ने कहा है कि दुनिया के अंदर मिट्टी को बचाना है। मिट्टी को बचाने के लिए उन्होंने व्यापक यात्राएं करना शुरू किया है। तो हमें जो 75 साल के अंदर जो कुछ भी हमारे मानवीय स्वभाव के कारण जो गलती दिशा की ओर बढ़े हैं, हम उस दिशा को ठीक करते चले जाएं। आज दुनिया के अंदर हमारे किसान भाइयों को समझाने की आवश्यकता है कि ये मिट्टी आज की पीढ़ी की नहीं है। इस मिट्टी से आपकी आने वाली पीढ़ी के परिवार पलेंगे। आपने अगर अधिकतर केमिकल फर्टिलाइजर का अधिकतम उपयोग लिया तो एक तरफ देश के आर्थिक रूप से नुकसान होगा, दूसरी हमारी मिट्टी खराब हो जाएगी। तो आने वाली पीढ़ी हमारी किस तरीके से वहां पर अन्न पैदा कर पाएगी। इसलिए आज मिट्टी को बचाओ अभियान के लिए कई आध्यात्मिक धर्म गुरु आपने देखे होंगे बड़ी लंबी यात्रा करने वाले हैं। सदगुरु में गया था तो सदगुरु लंदन से लेकर किलोमीटर तक की यात्रा मोटरसाइकिल में करेंगे, मिट्टी बचाने की यात्रा करें। आप में से कई नौजवान युक्तियां पानी को बचाने के, पानी को साफ रखने के संरक्षण के लिए काम करनी है, एक एक बूंद को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। आप में से कई नौजवान आने वाले समय में हम किस तरीके से पेड़ को बचाएंगे भी सही, नए पेड़ लगाकर प्राकृतिक संसाधनों का ठीक से बचाने का काम करेंगे। प्लास्टिक का उपयोग हम जीवन में कम करें और ये संकल्प ले। आखिर कौन इन सब चीजों को, पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान मानवीय दृष्टि से मानव ने पहुंचा है, तो पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। ये हमारी संसद का सोच और विचार होना चाहिए। मुझे आशा है कि आप तैयारी कुछ विरोध की करके आए होंगे, लेकिन अपनी दिशा को बदलना पड़ेगा। मैंने संसद का कुछ हिस्सा देखा है। संसद में भी हम यही बात कहते हैं कि लोकतंत्र के मंदिरों में
सहमति असहमति अपनी अपनी विचारधाराओं की होती, अलग अलग दल की विचारधारा होती, विचारधाराओं के आधार पर आप कर सकते हैं। लेकिन जब देश का सवाल हो, जब राष्ट्र का सवाल हो, तो इसी संसद के अंदर चाहे यूक्रेन के विषय पर हो या अन्य देश की सुरक्षा के विषय पर, सभी लोग सकारात्मक चर्चा करते हैं और इस बात की चर्चा करते हैं कि किस तरीके से हमारा देश सुरक्षा की दृष्टि से भी और किस तरीके से सही दिशा के अंदर काम कर रहा है, उसके सकारात्मक सुझाव होने चाहिए, सही दिशा के वो सुझाव होना चाहिए। लेकिन आलोचना करना, असहमति ही दर्ज करना, ये लोकतंत्र के अंदर कभी भी संविधान लिखने वालों ने ये तर्क कभी नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र के अंदर जनता का शासन हो, जनता के लिए हो, जनता के द्वारा हो, जनता की अभिव्यक्ति, जनता की कठिनाइयां, जनता के अभावों को हम संसद के माध्यम तक सरकार पहुंचाए, ये हमारी प्रतिनिधि लोकतंत्र संस्था का मौजूदा ढांचा है। और दुनिया के अंदर लोकतंत्र ही शासन चलाने का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है, ये दुनिया ने माना है। और इसलिए आप देख रहे होंगे कि दुनिया के अधिकतम देश लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के द्वारा, जनता के द्वारा जनता का शासन, ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है कि हमने 17 आम चुनाव और 300 से विधानसभा चुनाव हुए, जिस सहज रूप से सत्ता का स्थानांतरण भारत में होता है, ये हमारे संविधान और लोकतंत्र की ताकत है। और इसीलिए भारत के लोकतंत्र को मार्गदर्शक के रूप में दुनिया का लोकतंत्र मानता है। मुझे आशा है आप भी इसी दिशा में चर्चा करेंगे, सकारात्मक चर्चा करेंगे, अपने मन को कहेंगे कि क्या क्या पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों में क्या क्या संकल्प होना चाहिए, किस दिशा के अंदर हमें काम करना चाहिए, और एक व्यापक रूप से सहमति असहमति, पक्ष विपक्ष सबका एक मत होना चाहिए और सब एक मत से काम करना चाहिए कि देश के प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए पर्यावरण को बचाने का काम हम करेंगे। दुनिया के अंदर आध्यात्मिक और संस्कृति के रूप में भी हमने दुनिया में हमेशा संदेश दिया है, आज भी हम नया संदेश दिशा देकर जाएंगे। यही युवा संसद का हमारा निष्कर्ष होना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।